तो जिसके भी क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट क्या होती है और इसकी क्या क्या शक्तियाँ होती हैं और इसकी संरचना कब हुई, तो इस पूरे पॉडकास्ट में आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सुनने को मिलेंगे। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट थोड़ा अलग क्यों होती है, ये इतनी ज़्यादा महंगी क्यों होती है, इस बारे में भी आपको पूरे पॉडकास्ट में सुनने को मिलेगा। और पूरे पॉडकास्ट में आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ और आप लोगों के साथ मैं पूरा पॉडकास्ट सुनता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि किसी के पास बहुत सारा मतलब असीमित पैसा है। हाँ बिल्कुल। और वो कोई भी खर्च करने को तैयार है और वो सोचता है कि मैं अपने शहर के या कह लीजिए पूरे देश के सबसे महंगे सबसे मशहूर वकील को अपना केस लड़ने के लिए चुन लूंगा। जो कि आमतौर पे लोग सोचते ही हैं। बिल्कुल। लेकिन जब वो व्यक्ति न्याय की आखिरी सीढ़ी मतलब हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत के दरवाजे पर पहुंचता है तो उसे बताया जाता है कि ये जो आपका सुपरस्टार वकील है ना, ये आपका केस दाखिल ही नहीं कर सकता। ओहो। वहां कागजात जमा करने के लिए भी एक बेहद खास एक तरह का वीआईपी पास चाहिए होता है। मतलब सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। हाँ, पहली बार में तो कोई भी हैरान हो जाएगा। वही तो। लेकिन भारत के सबसे बड़े न्यायिक संस्थान यानी सुप्रीम कोर्ट की कार्य प्रणाली कुछ ऐसे ही कड़े नियमों और बहुत ही दिलचस्प बारीकियों से भरी हुई है। और आज के इस गहन विश्लेषण में हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य इसी संस्थान को समझना है। बिल्कुल। इसकी संरचना, इसकी असीमित शक्तियां और सबसे जरूरी बात, एक आम नागरिक का इसके साथ क्या कनेक्शन है, आज हम यही डीकोड करेंगे। मेरा नाम मैं आज इस सफर में आपकी होस्ट हूं और मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। नमस्ते। और देखिए, ये समझना सिर्फ वकीलों या जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनके लिए जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब ये हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो इस देश का नागरिक है। बिल्कुल। क्योंकि सोचिए, जब जमीन हाथ से फिसल जाए या कोई बेगुनाह पुलिस के झूठे आरोपों में फंस जाए, हाँ, जो कि बहुत आम बात है। एग्जैक्टली। और सिस्टम से आपको आपका जायज हक ना मिले, तब क्या होगा? जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो सिर्फ यही एक दरवाजा बचता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट केवल ईंट और पत्थर की कोई ऐतिहासिक इमारत नहीं है। सही बात है। ये हमारा हाईएस्ट कोर्ट है जिसके ऊपर अपील करने की मतलब इसके बाद कोई जगह बचती ही नहीं है। बिल्कुल। तो चलिए इस ढांचे की जो बुनियादी बातें हैं वहीं से शुरुआत करते हैं। इस विषय पर रिसर्च करते वक्त जो सबसे पहली चीज सामने आती है वो है इसका इतिहास और इसका आकार। तो 1950 में संविधान के आर्टिकल 124 के तहत इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली के तिलक मार्ग पर इसका हेडक्वार्टर्स है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है जजों की संख्या। मतलब इस विशाल देश में जहां करोड़ों केस पेंडिंग हैं, हाँ करोड़ों, वहां सुप्रीम कोर्ट में कुल मिलाकर सिर्फ 34 जजों की एक एलीट टीम बैठती है। सही कहा। मतलब 33 जज और उनके कैप्टन यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अगर हम इसे थोड़ा प्रैक्टिकल नजरिए से देखें तो 140 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए सिर्फ 34 जज। हाँ, ये मतलब मेरा मतलब है, क्या ये संख्या बहुत ज्यादा कम नहीं है? देखिए, पहली नजर में तो ये संख्या वाकई बहुत छोटी लगती है। मतलब कोई भी सोचेगा कि इतने बड़े देश में सिर्फ 34 लोग। हाँ वही तो। लेकिन अगर हम इसके पीछे के लॉजिक को समझें तो सुप्रीम कोर्ट का डिजाइन ही कुछ ऐसा है। मतलब ये अदालत हर छोटे मोटे विवाद या आपके गली मोहल्ले के झगड़े सुलझाने के लिए नहीं बनी है। अच्छा, तो इसका मेन पर्पस क्या है? इसे देश के जो सबसे जटिल मुद्दे हैं ना, जो संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं, सिर्फ उन पर फैसला सुनाने के लिए डिजाइन किया गया है। समझ रही हूँ। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। और एक और बात, ये 34 जज कभी भी एक साथ बैठकर हर केस नहीं सुनते। अच्छा, एक साथ नहीं बैठते? नहीं, काम को सही से बांटने के लिए बेंचेस बनाई जाती हैं। मतलब सामान्य मामलों के लिए 2 या 3 जजों की डिवीजन बेंच होती है। ओके। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा संवैधानिक मुद्दा हो, जैसे मान लीजिए किसी नए कानून की वैधता परखनी हो, हाँ, तो कम से कम 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती है। और आपने शायद ध्यान दिया हो, ये बेंचेस हमेशा विषम संख्या में होती हैं। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर्स। एग्जैक्टली। ऑड नंबर्स जैसे 5, 7, 9, ताकि फैसले में कभी टाई ना हो।
ओ वाह, हाँ, ताकि हमेशा एक स्पष्ट बहुमत मिल सके। यार ये तो मतलब बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। ऑड नंबर्स का इस्तेमाल, ताकि कोई भी केस बीच में ना लटके। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल और है, इन 34 लोगों को चुनता कौन है? क्योंकि रिसर्च में जो जानकारी सामने आई उसमें एक शब्द का जिक्र बार बार होता है, कॉलेजियम सिस्टम। हाँ, कॉलेजियम। और ये एक ऐसा शब्द है जो अक्सर खबरों में तो रहता है, लेकिन एक आम इंसान के लिए ये किसी भारी भरकम जार्गन से कम नहीं है। सही कहा आपने। तो आसान भाषा में ये कॉलेजियम आखिर है क्या? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, एकदम आसान भाषा में समझें तो कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के ही सबसे सीनियर जजों का एक ग्रुप है। ओके, जजों का एक ग्रुप है। हाँ, भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो नए जज आते हैं ना, उनकी नियुक्ति की सिफारिश यही कॉलेजियम करता है। अच्छा। और फिर बाद में राष्ट्रपति द्वारा उस पर मंजूरी दी जाती है। एक मिनट। तो बेसिकली ये देश की एक ऐसी इकलौती एलीट टीम है जो अपना नया खिलाड़ी खुद ही चुन रही है? हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। ये तो अपने आप में बहुत ही अनोखी बात है। मतलब क्या दुनिया के बाकी देशों में भी ऐसा ही होता है? नहीं, दुनिया के ज्यादातर देशों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अच्छा। भारत का ये जो सिस्टम है ना, ये बहुत अनूठा है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इंडिपेंडेंस। जी, असल में 1970 और 80 के दशक में न्यायपालिका और सरकार के बीच ना काफी टकराव देखने को मिला था। हाँ, इमरजेंसी के आसपास का वक्त। एग्जैक्टली। तो सोचिए, अगर सरकार को अपनी मर्जी के जज चुनने की पूरी आज़ादी मिल जाए तो जाहिर है कि वो ऐसे जजों को चुनना पसंद करेगी जो सरकार के हक में फैसले सुनाए। बिल्कुल, वो तो एक ह्यूमन नेचर है। वही तो ऐसे में एक आम नागरिक को सरकार के खिलाफ न्याय कैसे मिलेगा? सही बात है। सही बात है। इसीलिए ये कॉलेजियम सिस्टम विकसित हुआ ताकि जजों की नियुक्ति में कोई राजनीतिक दखल न हो और वे बिना किसी डर के एकदम निष्पक्ष होकर फैसले सुना सकें। वाओ, ये तो। और हाँ, रिटायरमेंट की उम्र भी 65 साल तय की गई है ताकि वे एक लंबे समय तक स्थिरता के साथ अपना काम कर सकें। अब ये बात मुझे पूरी तरह से स्पष्ट हो रही है। मतलब आज़ादी और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ आज़ादी होना तो काफी नहीं है ना, उस आज़ादी के साथ साथ ताकत का होना भी जरूरी है। हाँ, बिना ताकत के आज़ादी का क्या फायदा? एग्जैक्टली। तो अगर हम इन 34 जजों की एलीट टीम को समझ चुके हैं तो अगला सवाल ये उठता है कि इनके पास असल में कितनी शक्ति है। मतलब अगर मान लीजिए 2 बड़े राज्य हैं, कर्नाटक का और तमिलनाडु ले लेते हैं। ठीक है। अगर वे कावेरी नदी के पानी को लेकर आपस में लड़ रहे हों तो वे इन 34 जजों की बात क्यों मानेंगे? न्याय के इस पहाड़ की ताकत आखिर किन स्तंभों पर टिकी है? देखिए, उनकी ये जो ताकत है ना, वो मुख्य रूप से 4 अधिकार क्षेत्रों में, यानी 4 ज्यूरिसडिक्शन में बटी हुई है। 4 ज्यूरिसडिक्शन, ओके। हाँ, आपने अभी जो राज्यों के बीच विवाद का उदाहरण दिया ना, वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यानी मूल अधिकार क्षेत्र में आता है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो किसी निचली अदालत में जा ही नहीं सकते, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। ओके। जैसे अगर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पानी या सीमा का विवाद है तो कर्नाटक का हाई कोर्ट तमिलनाडु पर फैसला तो नहीं सुना सकता ना? बिल्कुल नहीं, वो तो बायस्ड हो जाएगा। और नहीं तमिलनाडु का हाई कोर्ट कर्नाटक पर सुना सकता है। तो दोनों को एक न्यूट्रल ग्राउंड चाहिए, और वो न्यूट्रल ग्राउंड हमारा सुप्रीम कोर्ट है। यार, ये तो बिल्कुल लॉजिकल है। मतलब राज्यों के बीच के झगड़े निपटाने के लिए एक ऐसा रेफरी चाहिए जो दोनों से ऊपर हो। बिल्कुल सही कहा। तो ये तो हुई पहली शक्ति। दूसरी क्या है? दूसरी शक्ति है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, यानी अपील सुनने का अधिकार। ओके, जो हम अक्सर सुनते हैं। हाँ, अगर कोई हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ठीक है। और तीसरी शक्ति थोड़ी अलग और बेहद दिलचस्प है। इसे एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। एडवाइजरी? जी। इसके तहत देश के जो राष्ट्रपति है ना, वो सुप्रीम कोर्ट से किसी जटिल कानूनी या संवैधानिक मुद्दे पर सलाह मांग सकते हैं। एक सेकेंड, सलाह? ये थोड़ा अजीब लगता है। क्यों? मतलब राष्ट्रपति तो खुद देश के प्रथम नागरिक हैं, हमारे हेड ऑफ स्टेट हैं। हाँ। उन्हें कोर्ट की सलाह क्यों चाहिए? इसे ऐसे समझिए, कल्पना कीजिए कि संसद कोई ऐसा कानून बनाने जा रही है जिसके संवैधानिक होने पर थोड़ा संदेह है। ओके। अब अगर वो कानून बन गया और पूरे देश में लागू हो गया और बाद में कोर्ट ने उसे असंवैधानिक बताकर खारिज कर दिया, हाँ, तो बहुत बवाल हो जाएगा। एग्जैक्टली। देश में एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है।
तो इस टकराव से बचने के लिए राष्ट्रपति पहले ही मतलब एडवांस में सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकते हैं। ओ, तो ये प्रिवेंटिव उपाय है एक तरह से। बिल्कुल प्रिवेंटिव है कि क्या ये नया कदम संविधान के दायरे में है या नहीं। समझ गए। और इसके बाद आती है चौथी शक्ति, रिव्यू जुरिस्डिक्शन। रिव्यू। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने ही, ध्यान दीजिएगा, अपने ही पुराने फैसले को दोबारा देखने और उसे बदलने की शक्ति। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। ये जो रिव्यू जुरिस्डिक्शन है ना, हाँ। ये मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा हैरान करने वाला पॉइंट लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम इंसानी फितरत को देखें तो कोई भी इंसान अपनी गलती आसानी से तो नहीं मानता। हाँ, ये तो है। किसी को भी अपनी गलती मानना अपनी हार या अपनी ईगो पर चोट लगता है। बिल्कुल। और यहाँ हम देश की सबसे बड़ी अदालत की बात कर रहे हैं, जो अल्टीमेट अथॉरिटी है। वो खुद ये मान रही है कि उसके पास एक इरेजर है, मतलब एक रबर है जिससे वो अपना ही लिखा मिटा सकती है। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। देखिए, आपने ईगो और इरेजर की जो बात कही ना, वो बहुत ही सटीक है। हाँ। लेकिन ये कोई विरोधाभास नहीं है। हाँ। बल्कि ये इस संस्थान की परिपक्वता है, इसकी मैच्योरिटी है। वो कैसे? जो हमारे संविधान बनाने वाले थे ना, उनको ये पता था कि भविष्य में परिस्थितियां बदलेंगी। जो फैसला आज से मान लीजिए 30 साल पहले के समाज के हिसाब से बिल्कुल सही था, हाँ, हो सकता है आज की टेक्नोलॉजी और आज की नैतिकता के हिसाब से वो पूरी तरह गलत हो जाए। ये पॉइंट तो है। और सुप्रीम कोर्ट के जज भी तो इंसान ही है ना। बिल्कुल। तो उनसे भी किसी तथ्य को समझने में चूक हो सकती है। तो अपने ही फैसले को पलटने की ये जो ताकत है, ये दरअसल इस बात का ऐलान है कि अंतिम फैसला होने से ज्यादा जरूरी है सही फैसला होना। वाओ। मतलब न्याय की जो अहमियत है ना, वो किसी भी संस्थान के अहंकार से, उसकी ईगो से बहुत बड़ी है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि न्याय की अहमियत अहंकार से बड़ी है। जी। तो अब जब हमें इन शक्तियों और इस पूरे संस्थान की सोच का अंदाजा हो गया है, तो इसे थोड़ा जमीनी स्तर पर लाते हैं। बिल्कुल। शक्तियां बहुत आकर्षक हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ बड़े राजनेताओं, बड़े कॉरपोरेट्स या दो राज्यों के बीच की लड़ाई के लिए ही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर किसी आम इंसान की जमीन छीन ली जाए या कोई गरीब व्यक्ति बिना वजह जेल में डाल दिया जाए, तो वो बेचारा सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचेगा? ये बहुत ही व्यवहारिक सवाल है, क्योंकि अदालत का असली इम्तिहान तो यही है ना कि वो एक आम इंसान के लिए कितनी सुलभ है। बिल्कुल। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के कुछ स्पष्ट रास्ते हैं। सबसे सीधा रास्ता है संविधान का आर्टिकल 32। ओके, आर्टिकल 32। हाँ, लेकिन ये एक तरह का इमरजेंसी दरवाजा है। इमरजेंसी दरवाजा मतलब आप सीधे सुप्रीम कोर्ट तभी जा सकते हैं जब आपके मौलिक अधिकारों, यानी जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका हनन हुआ हो। अच्छा, जैसे आपके जीने का अधिकार हो गया, या आपकी अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर राज्य आपकी आजादी छीनता है, तो आप बिना किसी निचली अदालत में जाए सीधे सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दे सकते हैं। अच्छा, तो अगर मामला मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी के विवाद का है, हाँ, या कोई साधारण क्रिमिनल केस है जहां सीधा मौलिक अधिकार का हनन नहीं दिख रहा, तब क्या ये इमरजेंसी दरवाजा नहीं खुलेगा? बिल्कुल नहीं। तब तो आपको जो सामान्य प्रक्रिया है उसी से गुजरना होगा। मतलब पहले नीचे की अदालतें? हाँ, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, और फिर वहां से अपील करते हुए आप सुप्रीम कोर्ट आएंगे। ओके। लेकिन यहीं पर वो सबसे आम रास्ता आता है जिसका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा होता है। वो कौन सा रास्ता है? वो है आर्टिकल 136 के तहत स्पेशल लीव पिटिशन, जिसे शॉर्ट में SLP कहते हैं। SLP, इसमें ये जो स्पेशल लीव है, इसका क्या मतलब है? मतलब ये कोई छुट्टी तो है नहीं? अरे नहीं, यहाँ लीव का मतलब छुट्टी बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अनुमति या परमिशन। ओह, परमिशन। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करना किसी का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। अच्छा जी। SLP के जरिए आप कोर्ट से एक विशेष अनुमति मांग रहे हैं कि हुजूर कृपया मेरे केस की सुनवाई करें। तो वो हर केस नहीं सुनते? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट किसी मर्डर या चोरी के साधारण केस में ये नहीं देखता कि किसने किसको मारा। तो फिर क्या देखते हैं? वो ये देखते हैं कि क्या हाई कोर्ट ने कानून को सही तरीके से लागू किया है, क्या इसमें कोई बहुत बड़ा कानूनी सवाल छिपा है जिसका असर पूरे देश पर पड़ सकता है। ओके, समझ गए।
अगर उन्हें लगता है कि हाँ इसमें कोई गंभीर कानूनी पेच है, तभी वो एसएलपी स्वीकार करते हैं, वरना उसे उसी वक्त पहली ही सुनवाई में खारिज कर देते हैं। तो आप कह सकती हैं कि ये एक बहुत बड़ा फिल्टर है। और इसी फिल्टर से जुड़ी एक और चीज है जिसने शुरुआत में हमारा ध्यान खींचा था। क्या? वो वीआईपी पास वाली बात। हाँ, बिल्कुल। जो जानकारी हमने देखी उसके मुताबिक आप चाहे अपने लोकल कोर्ट के सबसे बड़े और सबसे महंगे वकील को ले आए, पर वो सुप्रीम कोर्ट में आपकी तरफ से केस फाइल नहीं कर सकता। सही बात है। इसके लिए एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या जिसे AOR कहते हैं, उसका होना जरूरी है। जी। इसे हम एक एनालॉजी से समझ सकते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट एक अस्पताल का इमरजेंसी रूम है, यानी ER। ओके, ER है। और वहां बहुत से मरीज आ रहे हैं। तो ये जो AOR है ना, ये उस ER की ट्रायज नर्स की तरह है। बिल्कुल। वो चेक करती है कि किसे सिर्फ खरोंच चाहिए जिस पर बैंडेड लगा सकते हैं, और किसे तुरंत मतलब अभी के अभी हार्ट सर्जरी की जरूरत है। अगर हर कोई सीधा मेन सर्जन के पास पहुंच जाएगा तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। वाह, ये एक बेहतरीन और बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ना? बिल्कुल, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट पूरे देश की आखिरी अदालत है और वहां रोजाना हजारों केस आते हैं। तो ये जो AOR होते हैं ना, ये वो वकील होते हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक बेहद कठिन और सख्त एग्जाम पास किया होता है। अच्छा, इसके लिए अलग से एग्जाम होता है? हाँ, उन्हें सुप्रीम कोर्ट की जो जटिल प्रक्रियाएं हैं और जो ड्राफ्टिंग है उसका बहुत गहरा अनुभव होता है। ओके। उनका काम ही यही है कि वे केस को अच्छी तरह से स्टडी करें और तभी फाइल करें ताकि कोर्ट का कीमती समय उन मामलों में बर्बाद ना हो जिनमें कोई कानूनी आधार ही नहीं है। जो फालतू के केस हैं। एग्जैक्टली। ये कोर्ट को छोटे मोटे मामलों में उलझने से बचाता है। ये ट्रायज नर्स वाला लॉजिक तो बिल्कुल समझ आता है। कोर्ट का समय कीमती है। हाँ, लेकिन यार, इससे एक गंभीर चिंता भी पैदा होती है मेरे दिमाग में। कैसी चिंता? देखिए, अगर AOR की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, हाँ, तो जाहिर सी बात है कि वहां केस लड़ने का खर्च बहुत ज्यादा होगा। ये तो है, खर्च तो होता है। तो एक गरीब इंसान, मान लीजिए जो दिहाड़ी मजदूर है, जिसके पास न तो दिल्ली आने का किराया है और न ही उन महंगे वकीलों की फीस देने के पैसे, तो उसकी आवाज इस सख्त फिल्टर को पार करके न्याय के इस मंदिर तक कैसे पहुंचेगी? क्या ये पूरा सिस्टम सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बन गया है? आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, और ठीक इसी चिंता को दूर करने के लिए भारतीय न्यायपालिका ने एक बहुत ही शानदार आविष्कार किया। क्या? जिसे PIL कहते हैं, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका। PIL? हाँ, ये बहुत सुना है। तो देखिए, एक तरफ AOR का वो सख्त फिल्टर है और दूसरी तरफ PIL का एकदम खुला दरवाजा है। अच्छा, खुला दरवाजा कैसे? अगर कोई गरीब व्यक्ति या मान लीजिए मजदूरों का कोई समूह है जो अपने हक के लिए खुद कोर्ट नहीं आ सकता, हाँ, तो कोई भी जागरूक नागरिक, कोई NGO या सामाजिक कार्यकर्ता उनकी तरफ से उनके बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट में PIL डाल सकता है। ओके। इसमें जो तकनीकी बारीकियां हैं ना, और वो जो AOR वाले कड़े नियम हैं, उनको हटा देते हैं। हाँ, उनको काफी हद तक दरकिनार कर दिया जाता है। PIL के बारे में पढ़ते हुए मुझे एक बहुत ही हैरान करने वाला किस्सा याद आ रहा है जो सामने आया था। कौन सा किस्सा? वो सुनील बत्रा नाम के एक कैदी का। ओए होए, हाँ, वो तो लैंडमार्क केस है। हाँ, उसने क्या किया था कि तिहाड़ जेल से एक साधारण से पोस्टकार्ड पर अपनी शिकायत लिखकर सुप्रीम कोर्ट के एक जज को भेज दी थी। बिल्कुल। उसने जेल के अंदर हो रहे जो अमानवीय व्यवहार हो रहा था उसके बारे में लिखा था। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस एक छोटे से फटे हुए पोस्टकार्ड को ही PIL मान लिया। सही कहा। और उस पे बाकायदा सुनवाई शुरू कर दी। मतलब सोचिए, एक तरफ आपको 100 पन्नों की ड्राफ्टिंग और वो AOR चाहिए, हाँ, और दूसरी तरफ एक फटा हुआ पोस्टकार्ड भी न्याय के पहिए को घुमा सकता है। बिल्कुल घुमा सकता है। ये तो अद्भुत है। सुनील बत्रा का मामला इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब बात बुनियादी मानवाधिकारों की आती है ना, तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही बनाए सारे नियमों और प्रक्रियाओं को किनारे रख सकता है। वाह। मतलब प्रक्रिया सख्त इसलिए है ताकि कोर्ट का समय बचे। हाँ, लेकिन PIL इसलिए है ताकि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो, वो कभी न्याय से वंचित ना रहे। सही बात है। ये एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन। ये संतुलन वाकई लाजवाब है। तो अब इस पूरी प्रक्रिया के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए। मान लीजिए केस फाइल हो गया, सुनवाई भी हो गई, और 34 जजों की उस टीम में से किसी बेंच ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया। अब
सवाल यह है कि उस फैसले को जमीन पर लागू कौन करवाएगा। अच्छा सवाल है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास अपने खुद की कोई पुलिस फोर्स तो है नहीं ना, जो जाके लोगों को गिरफ्तार कर ले या सरकार से जबरदस्ती काम करवा ले। बिल्कुल नहीं है। तो फिर ऐसा क्या है जो इन फैसलों को इतना ताकतवर बनाता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो असली ताकत है ना, वो उसके आदेशों के बाइंडिंग नेचर में है। बाइंडिंग नेचर मतलब सब पर लागू। हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो वो केवल उस एक केस का निपटारा नहीं होता, तो वो फैसला पूरे भारतवर्ष के लिए एक कानून बन जाता है। एक लॉ बन जाता है। जी, देश की हर छोटी बड़ी अदालत, सरकार का हर एक विभाग और हर नागरिक उस फैसले को मानने के लिए पूरी तरह से बाध्य है। लेकिन अगर कोई ना माने तो? मतलब मेरा मतलब है, अगर कोई बहुत ताकतवर राजनेता हो या कोई बड़ा अधिकारी कह दे कि भाई मैं इस फैसले को नहीं मानता, तब क्या होगा? तब कोर्ट क्या करेगा? ऐसे हालात से निपटने के लिए कोर्ट के पास एक बहुत ही धारदार हथियार है। अच्छा, कौन सा हथियार? उसे कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी अदालत की अवमानना। कंटेम्प्ट। हाँ, आप इसे सुप्रीम कोर्ट का दांत कह सकती हैं। मतलब जिससे वो काट सकता है। एग्जैक्टली। अगर कोर्ट के पास अपनी पुलिस नहीं है तो क्या हुआ? उसके पास किसी भी अधिकारी को, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना बैठा हो, हाँ, उसे सीधा सजा देने या उस पर जुर्माना लगाने की शक्ति है। अगर कोई जानबूझकर कोर्ट के आदेश की नाफरमानी करता है ना, तो उसे कंटेम्प्ट के तहत सीधे जेल भेजा जा सकता है। वाओ। और यही वो डर है, या कह लीजिए वो सम्मान है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को महज कागज के टुकड़ों से निकालकर एक शक्तिशाली कानून में बदल देता है। चलिए, ये तो हुई दूसरों को सजा देने की बात। हाँ, लेकिन जजों की अपनी जवाबदेही तक क्या? जवाबदेही। हाँ, क्योंकि रिसर्च के दौरान जो बात मुझे सबसे ज्यादा खटक रही थी, हाँ, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को उनके पद से हटाना लगभग असंभव के बराबर है। ये बात तो सच है, बहुत मुश्किल है। इसके लिए जो इम्पीचमेंट या महाभियोग की प्रक्रिया है, उसमें संसद के दोनों सदनों में एक विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए। बिल्कुल, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। हाँ, और ये इतनी जटिल प्रक्रिया है कि भारत के इतिहास में आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज को इस तरह से हटाया नहीं गया है। हाँ, कभी नहीं। तो अब यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक करना चाहूंगी। जी, पूछिए। क्या ये खतरनाक नहीं है? किस मायने में? मतलब एक लोकतांत्रिक देश में जहां प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक को पद से हटाया जा सकता है, वहां कुछ गिने चुने जजों को इतनी निरंकुश सत्ता देना, उन्हें लगभग अनफायरेबल बना देना, क्या ये इस पूरे सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमी नहीं है? देखिए, आपका ये जो डर है ना, ये बहुत स्वाभाविक है ना? बिल्कुल, किसी को भी पूरी तरह से सुरक्षित कर देना निरंकुशता को जन्म दे सकता है। वही तो मैं कह रही हूँ। लेकिन इसे एक दूसरे नजरिए से देखते हैं। ठीक है। हमने शुरुआत में कॉलेजियम सिस्टम की बात की थी, याद है? हाँ, जहां जजों की आजादी सबसे ऊपर थी। एग्जैक्टली। अब सोचिए, अगर जजों को हटाना बहुत आसान होता तो इसका क्या परिणाम होता? अगर आसान होता तो शायद सरकारें जब चाहें उन्हें अपने दबाव में ले सकती थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर किसी जज को महज एक साधारण आदेश से नौकरी से निकाला जा सकता, तो क्या कोई भी जज कभी किसी ताकतवर सरकार, किसी बहुत बड़े मंत्री या किसी प्रभावशाली कॉरपोरेशन के खिलाफ फैसला सुनाने की हिम्मत कर पाता? नहीं, वो तो डर जाते। उनके सिर पर तो हमेशा ये तलवार लटकती रहती ना कि एक गलत फैसला और उनकी नौकरी खत्म। हाँ, ये पॉइंट तो बहुत सॉलिड है। तो ये जो जटिल प्रक्रिया है महाभियोग की, ये असल में उनके लिए एक सुरक्षा कवच है, सेफ्टी शील्ड। जी, ये उन्हें बिना किसी डर या पक्षपात के निष्पक्ष रूप से संविधान की रक्षा करने की ताकत देती है। समझ गई। अगर वे सरकार के खिलाफ फैसला देते भी है ना, तो उन्हें ये पता होता है कि सरकार रातों रात उन्हें उनके पद से नहीं हटा सकती। और ऐसा नहीं है कि जवाबदेही नहीं है, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संसद को शक्ति दी गई है, पर उसे मुश्किल बना दिया गया है। एग्जैक्टली। प्रक्रिया को जानबूझकर इतना मुश्किल बनाया गया है ताकि उसका राजनीतिक हथियार के रूप में कोई दुरुपयोग ना कर सके। ओके, अब ये बात पूरी तरह से साफ हो गई है। यानी ये पूरी जटिलता दरअसल एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करती है। बिल्कुल। मतलब एक तरफ AOR और PIL का वो बेहतरीन संतुलन, हाँ, और दूसरी तरफ आज़ादी और जवाबदेही के बीच का ये चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम। सही कहा। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक धागे में पिरोएं, तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि नई दिल्ली में मौजूद ये जो संस्थान है,
हाँ, ये महज मुकदमों की सुनवाई की कोई आम जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 124 से लेकर उन 34 जजों की एलीट टीम तक, दो राज्यों के बीच पानी के झगड़े सुलझाने से लेकर अपने ही फैसलों को रिव्यू करने की शक्ति तक, हाँ। ये पूरा ढांचा इस तरह से बुना गया है कि एक तरफ ये फिल्टर लगाकर खुद को बचाता है और दूसरी तरफ एक मामूली से पोस्टकार्ड के जरिए सबसे कमजोर इंसान के लिए भी अपने दरवाजे खोल देता है। और यही इस संस्थान की असली खूबसूरती है। बिल्कुल। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी, ये एक ऐसा तंत्र है जो लगातार खुद को संतुलित करने की, बैलेंस करने की कोशिश करता है, ताकि न्याय सिर्फ भारी भरकम किताबों में बंद न रहे, बल्कि जमीन पर भी दिखाई दे। सही बात है। लेकिन जाते जाते आज की इस चर्चा से जो बातें निकल कर आई हैं, जी, उनके आधार पर मैं एक विचार छोड़ना बहुत जरूरी समझती हूँ। बिल्कुल, बताइए। आज हमने समझा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पूरे देश पर और हमारी आने वाली पीढ़ियों पर लागू होते हैं। ये पुराने फैसलों और जो स्थापित कानून है उनके आधार पर काम करता है, लेकिन हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो अभूतपूर्व गति से बदल रही है, बहुत तेजी से। मतलब सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, डेटा प्राइवेसी के नए खतरे आ रहे हैं, रोज कुछ नया हो रहा है। हमारे समाज के मूल्य और तकनीक हमारी इन कानूनी किताबों से कहीं ज्यादा तेजी से आगे भाग रहे हैं। तो ऐसे में जब रोजमर्रा की जिंदगी में नैतिकता और सही गलत की परिभाषाएं ही धुंधली पड़ रही हैं, तो न्याय की जो आखिरी आवाज है, ये खुद को भविष्य के इन अनसुलझे सवालों के अनुरूप कैसे ढालेगी? ये सोचने वाली बात है। क्या पुराने कानूनों के आधार पर भविष्य की इन तकनीकी और नैतिक गुत्थियों को सुलझाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। तो आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।